प्रतीक यादव की अचानक हुई रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को हैरान कर दिया। एक ऐसी मौत जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे छिपा था कोई गहरा राज? आरोपों और अटकलों के बीच उंगलियां कभी पत्नी अपर्णा यादव पर उठीं तो कभी साले अमन बिष्ट पर। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एक खुशहाल दिखने वाले परिवार को विवादों के भंवर में धकेल दिया? इस रहस्यमयी मौत को लेकर चारों तरफ अलग अलग तरह की बातें की जा रही थीं। लेकिन अब प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने स्वयं भावुक होकर इस पूरे मामले की सच्चाई लोगों के सामने रखी है। उन्होंने प्रतीक यादव की 13वीं के बाद रोते हुए उस दिन की पूरी घटना का जिक्र किया और बताया कि आखिर उनके पति के साथ क्या हुआ था। आखिर प्रतीक यादव की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी? उनकी मौत के बाद इसे साजिशन हत्या क्यों कहा जाने लगा? और अपर्णा यादव ने ऐसा कौन सा खुलासा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया? इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। 13 मई 2026 की सुबह लगभग 5:55 पर प्रतीक यादव ने अंतिम सांस ली थी। जानकारी के मुताबिक वे अपने घर में अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि फेफड़ों में बने बड़े ब्लड क्लॉट की वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। 14 मई 2026 को उनका अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम में किया गया था। वहीं 25 मई 2026 को उनकी 13वीं का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव और योगी आदित्यनाथ समेत यादव परिवार के तमाम सदस्य तथा कई अन्य राजनीतिक हस्तियां शामिल हुईं। 13वीं से लगभग 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लखनऊ स्थित अपर्णा यादव के आवास पर पहुंची। उन्होंने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान अपर्णा यादव बेहद भावुक नजर आईं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बोलते समय उनकी आवाज भी भर्रा गई थी। भावुक होकर अपर्णा यादव ने अपने पति की बीमारी से लेकर उनकी सर्जरी और फिर मौत तक की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को जब वह एयरपोर्ट पर मौजूद थीं, तभी प्रतीक यादव का फोन आया। फोन पर उनकी आवाज काफी परेशान लग रही थी। उन्होंने कहा था, अपर्णा, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तुम तुरंत वापस आ जाओ। यह सुनते ही अपर्णा यादव तुरंत वापस लौटीं। घर पहुंचने के बाद उन्होंने प्रतीक यादव को सीधे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वे अस्पताल में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं थे। काफी समझाने बुझाने और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रयासों के बाद 30 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के अगले ही दिन यानी 1 मई को प्रतीक यादव डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ अस्पताल से बाहर आ गए। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने अपना पुराना रूटीन दोबारा शुरू कर दिया। वे नियमित रूप से ऑफिस जाने लगे, दोस्तों से मुलाकात करते रहे और घर पर घंटों बैठकर किताबें पढ़ते रहे। अपर्णा यादव ने आगे बताया कि मई 2026 के शुरुआती दिनों में प्रतीक यादव ने अपने बाएं पैर की सर्जरी करवाई थी। सर्जरी के बाद उनके पैर में काफी सूजन आ गई थी और उन्हें चलने फिरने में भी गंभीर परेशानी होने लगी थी। समय बीतने के साथ उनके शरीर में खून का थक्का बनने लगा। जब उनकी जांच मेदांता अस्पताल में करवाई गई, तब डॉक्टरों को यह ब्लड क्लॉट दिखाई दिया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टरों ने स्थिति को बेहद गंभीर बताया। डॉक्टरों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि मामला सामान्य नहीं है और तुरंत इलाज की जरूरत है। डॉक्टरों ने उनसे कहा था, सर, आपको कम से कम 5 से 7 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा। इस दौरान लगातार दवाइयां दी जाएंगी और विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह खून का थक्का शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंच सकता है और जान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन प्रतीक अस्पताल में भर्ती होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वह लगातार यही कह रहे थे, मैं अभी जवान हूं, मुझे अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं है, दवाइयां ले लूंगा, मुझे घर ले चलो। अपर्णा यादव ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें कई बार समझाया था कि उनकी स्थिति बेहद संवेदनशील है और इसका सही इलाज अस्पताल में रहकर ही संभव है। इसके बावजूद प्रतीक डॉक्टरों की बात मानने को तैयार नहीं हुए। भावुक होते हुए अपर्णा ने कहा, अगर उन्होंने डॉक्टरों की सलाह मान ली होती
और अस्पताल में पूरा इलाज करवाया होता तो शायद आज वह हमारे बीच होते। यह कहते कहते अपर्णा यादव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने बच्चों की हालत, परिवार पर टूटे दुख के पहाड़ और अपने अकेलेपन का भी जिक्र किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। राज्यपाल से हुई यह मुलाकात बेहद भावुक रही। इसके बाद अपर्णा यादव ने प्रतीक यादव की मौत को लेकर फैल रही तमाम अटकलों को खत्म करने की कोशिश भी की। हालांकि प्रतीक यादव के अचानक निधन के बाद कई लोग इसे सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं थे। तरह तरह के सवाल उठाए जाने लगे। खासकर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा था कि यह प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का परिणाम हो सकती है। इन आरोपों की सबसे बड़ी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी, जिसमें शरीर पर 6 एंटीमॉर्टम इंजरी यानी मौत से पहले लगी चोटों का जिक्र था। रिपोर्ट में शरीर के कई हिस्सों के नीले पड़ने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद कई नेताओं ने इस मामले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेता पंकज श्रीवास्तव ने सबसे गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना था कि प्रतीक यादव की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमन सिंह बिष्ट ने बिजनेस और संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से यह साजिश रची। बताया जाता है कि वर्ष 2012 के आसपास प्रतीक यादव ने रियल एस्टेट और फिटनेस क्षेत्र से जुड़ी लगभग 17 कंपनियां स्थापित की थीं। इनमें से कई कंपनियों में अमन बिष्ट डायरेक्टर या महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद थे। वर्ष 2017 के बाद कारोबार में भारी नुकसान होने लगा। आरोप है कि अमन बिष्ट के कुछ फैसलों की वजह से प्रतीक यादव को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। कहा जाता है कि प्रतीक उन्हें कारोबार से हटाने पर विचार कर रहे थे। इसके अलावा अमन बिष्ट के खिलाफ पहले से ही 14 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले का मामला दर्ज होने की बात भी सामने आती रही है। इन्हीं कारणों से दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए थे। आरोप लगाने वालों का दावा है कि इसी विवाद के चलते अमन बिष्ट ने प्रतीक यादव की हत्या करवाई। पंकज श्रीवास्तव ने मामले की सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, मोबाइल कॉल डिटेल्स की जांच और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच की मांग की है। उनका कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए डिजिटल साक्ष्यों की गहराई से जांच जरूरी है। समाजवादी पार्टी के कई नेता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने अब तक किसी विशेष जांच की सार्वजनिक मांग नहीं की है। यही बात समाजवादी पार्टी के नेताओं के संदेह को और बढ़ा रही है। उनका तर्क है कि जिस महिला ने अपने पति को खोया है वह न तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है और न ही किसी तरह का दबाव बना रही है। कुछ नेताओं का कहना है कि यदि अपर्णा यादव और उनके भाई अमन बिष्ट पूरी तरह निर्दोष होते तो वे स्वयं निष्पक्ष जांच की मांग करते। उनके अनुसार दोनों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। आरोप लगाने वाले नेताओं का दावा है कि यदि सीबीआई जांच हुई तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं, इसलिए दोनों इस विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि प्रतीक यादव की मौत में अमन बिष्ट की भूमिका हो सकती है और अपर्णा यादव भी इस पूरे मामले से जुड़ी हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह सामने आई कि जब अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने के बाद प्रतीक यादव तलाक लेने का मन बना चुके थे, तब उन्हें समझाने और अपर्णा की ओर से माफी मांगने वाले व्यक्ति उनके साले अमन सिंह बिष्ट ही थे। बताया जाता है कि अमन बिष्ट ने बहन की तरफ से प्रतीक से माफी मांगी थी। इसके बाद प्रतीक यादव ने स्वयं इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा था कि उनके और अपर्णा के बीच सब कुछ सामान्य है। हालांकि अब कुछ लोग यह दावा भी कर रहे हैं कि अमन सिंह बिष्ट की वजह से प्रतीक यादव मानसिक तनाव और गहरे अवसाद में चले गए थे। आरोप है कि अमन बिष्ट से जुड़े मामलों में प्रतीक को करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता पंकज श्रीवास्तव ने अपर्णा यादव पर कई गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब प्रतीक यादव की तबीयत लगातार खराब थी तो अपर्णा असम क्यों चली गईं? उनके अनुसार एक पत्नी का पहला कर्तव्य अपने बीमार पति के इलाज और देखभाल पर ध्यान देना होता है। उन्होंने अंतिम संस्कार को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पूरे मामले में जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई।
उनका तर्क था कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, फिर घर से अस्पताल पहुंचने में देरी क्यों हुई? यदि रात में तबीयत बिगड़ गई थी तो तत्काल अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? पंकज श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों में लंबे समय से तनाव था। तलाक की चर्चा पहले से चल रही थी और दोनों अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए थे। इसी आधार पर उन्होंने अपर्णा यादव के साथ साथ भाजपा पर भी सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि पोस्टमार्टम के दौरान हुई बातचीत से उन्हें लगा कि मामला सामान्य मौत का नहीं है। उनके अनुसार डॉक्टरों ने संकेत दिया था कि शरीर में जहर होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और कुछ चोटों के निशान भी पाए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि शरीर पर मिले चोटों के निशान कई सवाल खड़े करते हैं। इन बयानों के बाद पूरे मामले ने और अधिक राजनीतिक रूप ले लिया। समाजवादी पार्टी के कई नेता खुलकर निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे और जहर दिए जाने की आशंका जताने लगे। प्रतीक यादव की मौत के बाद उनकी वसीयत भी चर्चा का बड़ा विषय बन गई। जानकारी के अनुसार उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति अपनी दोनों बेटियों प्रतिमा और प्रतीक्षा के नाम कर दी थी, जबकि पत्नी अपर्णा यादव को उसमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। बताया जाता है कि इस संपत्ति में लखनऊ और उसके आसपास की 22 बीघा से अधिक जमीन, कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, आयरन कोर फिट और एड फिटनेस प्लैनेट जैसे जिम, लग्जरी गाड़ियां जिनमें लैम्बोर्गिनी भी शामिल है, तथा करोड़ों रुपए की अन्य चलचल संपत्तियां शामिल थीं। वसीयत में एक विशेष शर्त भी रखी गई थी कि बड़ी बेटी को 25 से 27 वर्ष की आयु पूरी होने तक संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा, वह केवल उसका उपयोग कर सकेगी। इस फैसले को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें सामने आ रही थीं। जनवरी 2026 में प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाते हुए तलाक की बात भी कही थी। कई लोगों का मानना है कि पत्नी को पूरी तरह संपत्ति से बाहर रखना पारिवारिक विवाद और आर्थिक मतभेदों का परिणाम हो सकता है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शायद प्रतीक यादव को पहले से किसी खतरे का आभास था, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति बेटियों के नाम सुरक्षित कर दी। इसी बीच जुलाई 2025 में दर्ज कराई गई एक शिकायत भी चर्चा में आई। प्रतीक यादव ने गौतमपल्ली थाने में आरोप लगाया था कि चिन्हट के रियल एस्टेट कारोबारी कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे ने एक प्रोजेक्ट के नाम पर उनसे 4 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ली थी। उनका आरोप था कि पैसा वापस मांगने पर न जमीन दी गई और न ही रकम लौटाई गई। साथ ही उन्हें पॉक्सो एक्ट में फंसाने, फर्जी ऑडियो वीडियो वायरल करने और परिवार की छवि खराब करने की धमकियां भी दी गई थीं। प्रतीक यादव को महत्वाकांक्षी लेकिन शांत स्वभाव का व्यक्ति माना जाता था। राजनीतिक परिवार से संबंध होने के बावजूद उन्होंने राजनीति से दूरी बनाए रखी और अपना ध्यान व्यवसाय तथा निजी जीवन पर केंद्रित रखा। वे कम बोलने वाले, मेहनती और पशु प्रेमी इंसान थे। उन्होंने जीव आश्रय नाम से एक पशु कल्याण संगठन भी चलाया, जो आवारा कुत्तों के बचाव और देखभाल का काम करता था। अपनी पालतू डॉग दुलारी से उन्हें विशेष लगाव था और वे उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी कहा करते थे। कुल मिलाकर प्रतीक यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति से दूर रहकर अपने व्यवसाय, परिवार और पशु सेवा में व्यस्त रहते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद नेताओं के आरोप प्रत्यारोप ने पूरे मामले को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया। हालांकि राज्यपाल के समक्ष अपर्णा यादव द्वारा दिए गए भावुक बयान के बाद साजिश से जुड़ी कई अटकलों पर काफी हद तक विराम लग गया। इसके बावजूद कुछ लोग अब भी पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। उम्मीद है आपको दोस्तों अपर्णा यादव और प्रतीक यादव से जुड़ी जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और ट्रैवल वीडियो और लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।